हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आज की इस कड़ी में आज हमारा बहुत ही खास विषय रहेगा मिर्गी रोग, लक्षण व उपचार। और इसी खास विषय पे आज हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, जो कि विभागाध्यक्ष के पद पर न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईजीएमसी में कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका हमारा स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है, मिर्गी रोग, जिसके बारे में हमारे समाज में बहुत ही अलग सी भ्रांतियाँ बनी हुई है, जिस रोग से ना केवल रोगी परेशान रहता है, साथ ही साथ उसका जो परिवार है, वो समाज भी लगभग वो परेशान सा रहता है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप जो मिर्गी रोग है उसके बारे में बताएं, आखिर ये रोग होता क्या है और इसके कितने प्रकार रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका और दूरदर्शन शिमला का कि आज इस विषय पर वार्ता के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मिर्गी को अनेक नामों से जाना जाता है, अपस्मार, दौरे। तो जो मिर्गी है उसका अगर मूल कारण हम देखें तो जो हमारा मस्तिष्क है उसकी जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जी। वहाँ पर विद्युत गतिविधि होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और वो विद्युत गतिविधि ही मस्तिष्क का संदेश हमारे मांसपेशियों तक या हमारे जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं बॉडी की पेरिफेरी में, उनका संदेश मस्तिष्क तक ले जाते हैं। जी। तो जो ये मांसपेशियों को मस्तिष्क से संदेश जाता है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है कि हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जी। परंतु किन्हीं कारणवश यदि वो जो विद्युत गतिविधि है वो हमारे नियंत्रण में ना रहे और अकस्मात बहुत अधिक मात्रा में हो, जी। तो उससे जो हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न होंगे जी। उन्हें हम मिर्गी कह सकते हैं। जी। अब ये लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी कोशिकाएं हैं जहां पर ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है। जी। तो और कई बार ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये मस्तिष्क के एक हिस्से से शुरू होकर सारे मस्तिष्क में भी फैल जाती है। जी। तो इसी की वजह से दो प्रकार के मूलतः मिर्गी के दौरे होते हैं। एक जिन्हें हम जनरलाइज्ड सीजर्स, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी चेतना को खो देता है, बेहोश हो जाता है और हाथ पैर जो हैं वो अकड़ जाते हैं, दांत भीग जाते हैं, आंखें पलट जाती हैं, कई बार जीभ भी कट जाती है, मुंह के आगे झाग आ जाता है। तो वो एक जनरलाइज सीजर है। उसके अलावा पार्शियल सीजर, जहाँ पर जो ये अब नॉर्मल विद्युत गतिविधियाँ है मस्तिष्क के एक भाग में ही केंद्रित है, तो उससे शरीर के एक हिस्से का अपने आप झटके आना, ऐंठना, या शरीर के एक हिस्से में व्यक्ति को कुछ एबनॉर्मल कोई सेंसेशन, कोई ऐसा संवेदना महसूस होना। कई बार जो है इसके लक्षण मानसिक भी हो सकते हैं कि कुछ देर के लिए व्यक्ति गुम हो जाता है, अपने आसपास के वातावरण से कट जाता है। उस समय आप अगर उससे कुछ पूछें तो वो उत्तर नहीं देगा, परंतु वो पूरी तरह निश्चेतन भी नहीं है। वो उस समय बैठा या खड़ा है तो खड़ा रह सकता है। और कई बार उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वो अपने उस जगह से कहीं दूर चले गए हैं या कोई पुरानी घटना फिर से घट रही है। तो इस प्रकार के जो पार्शियल सीजर के लक्षण हैं अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो मूलतः दो प्रकार की मिर्गी है, एक जिसमें पूरी तरह व्यक्ति बेहोश हो जाता है और दूसरा जिसमें जो वो एक ही शरीर के हिस्से तक सीमित है। और जो ये पार्शियल सीजर है ये कई बार शुरुआत में पार्शियल हो सकता है, फिर वो जनरलाइज सीजर में भी परिवर्तित हो सकता है। मतलब शुरुआत तो शरीर के एक हिस्से से हुई पर वो फैल के पूरे शरीर के हिस्से में फैल। तो कहीं ना कहीं पार्शियल सीजर से शुरुआत हो सकती है और पूरी तरह बाद में वो दूसरे स्टेज पे भी पहुंच सकती है। अगर हम बात करें कारणों की, तो प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं जो मिर्गी रोग के होने के? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी एक रोग नहीं है। जी। मिर्गी एक लक्षण है। जी। जैसे बुखार है जी। तो हम बुखार एक बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का लक्षण है। जी। उसी प्रकार से मिर्गी भी बहुत सी बीमारियों का लक्षण है। तो अब
मिर्गी के जो कारण हैं वो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग हो सकते हैं, और मिर्गी किसी भी आयु में हो सकती है। एक नवजात शिशु से लेकर एक 90-100 वर्ष के व्यक्ति को, दोनों को मिर्गी हो सकती है, पर कारण उनमें अलग अलग रहते हैं। जैसे जो नवजात शिशु है उसमें किसी वजह से ग्लूकोज का कम हो जाना, जो शुगर है वो कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, या बच्चा समय पर ना रोए, उसके दिमाग को तुरंत ऑक्सीजन ना मिले, ये कुछ कारण रहते हैं। कुछ आनुवांशिक मिर्गियाँ होती हैं जिसमें यदि पीछे परिवार में उनके माता पिता या और बुजुर्गों को यदि मिर्गी है तो बच्चे में उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर कुछ ऐसे दिमाग के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे जिसे मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस बोलते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब भी मिर्गी का कारण हो सकते हैं। फिर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, यदि सिर में चोट लगने के बाद ये भी एक मिर्गी का कारण बाद में बन सकता है। फिर मस्तिष्क के कुछ संक्रमण, जैसे एक हम जिसे आमतौर पे गोभी का कीड़ा भी कहा जाता है कि ये गोभी, वैसे गोभी के लिए कोई खास नहीं है वो कीड़ा, वो और किसी भी दूषित वस्तु के द्वारा हमारे शरीर में आ सकता है, परंतु वो भी मस्तिष्क में चला जाए तो वहाँ पर वो मिर्गी का कारण बन सकता है। और ये हमारे उत्तर भारत में एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कारण है मिर्गी होने का, जिसे हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। अब अगर हम और आगे के आयु वर्ग में जाएं, जो हमारे किशोर अवस्था वाले हैं, कई बार जैसे आज हमने देखा है, आजकल देख रहे हैं नशों का प्रचलन बढ़ रहा है, तो नशीले पदार्थ हैं वो भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं। फिर अगर हम और उससे ज़्यादा आयु वर्ग में जाएं तो यदि किसी को स्ट्रोक, पक्षाघात की बीमारी हुई है तो उसकी वजह से जो मस्तिष्क में एक दाग, एक स्कार बन जाता है, वो भी बाद में मिर्गी का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण हैं जो मिर्गी के हो सकते हैं। तो इसलिए मिर्गी एक लक्षण है और उस लक्षण का कारण पता करना फिर हमारा कार्य है कि ये क्यों हुआ, और उसी पर उसका उपचार भी निर्भर करता है। जैसे सर आपने बताया कि एक लक्षण है मिर्गी का, जैसे आपने बताया कि जो मिर्गी के जो लक्षण है वो नवजात बच्चों से शुरुआत होकर जो बूढ़े व्यक्ति भी हैं उनमें भी होता है। तो नवजात बच्चों का जो शुरुआती लक्षण है वो किस तरह से होंगे, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके शुरुआती लक्षण किस तरह से होंगे? जो मिर्गी के लक्षण हैं वो बच्चों और वयस्कों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो स्नायु तंत्र इतना विकसित नहीं होता है, तो कई बार उनमें जो मिर्गी के दौरे हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। जैसे कुछ समय के लिए बच्चा सिर्फ पलकें झपका रहा है और आपको उत्तर नहीं दे रहा है, जिसे हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं। बच्चा जैसा है थोड़ी देर के लिए वैसा ही रहेगा, बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे पलकें झपकाई और फिर ठीक हो गया। तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये मिर्गी का लक्षण हो सकता है, बल्कि बच्चे को माँ बाप हमारे पास लेके आते हैं कि बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। तो तब हम जब पूछते हैं, क्योंकि बच्चे को थोड़ी छोटी देर के ये मिर्गी के दौरे आते हैं, तो बच्चा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, बीच में ध्यान टूट जाता है तो वो पढ़ाई में पिछड़ने लगता है। उसी प्रकार कई दौरे ऐसे होते हैं जिसमें एकदम बच्चे को पसीना आए, बच्चा उल्टियाँ करे और कुछ देर के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, तो वो भी मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तो बच्चों में एब्सेंस सीजर जो है खास हैं, क्योंकि आम जनता जो है उनके मन में धारणा है कि हाथ पैर ऐंठना, जीभ कट जाना या दांत भींच लेना यही मिर्गी के लक्षण होते हैं, पर ऐसा नहीं है। फिर कुछ ऐसे मिर्गी के लक्षण हैं कि जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं, कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें थोड़ी देर के लिए कुछ मुंह की ऐसी चबाने वाली मूवमेंट्स हो सकती हैं, हाथ ऐसे ऐसे करेगा, इस प्रकार से उसकी गति, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो वो भी मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी घटना जो थोड़ी देर के लिए हो, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ बदल सा जाए, वो उसके शरीर की गतिविधि हो सकती है, उसका व्यवहार भी हो सकता है, तो हमेशा ही शंका करनी चाहिए कि कहीं ये मिर्गी या सीजर तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप इस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो हमें तुरंत जो डॉक्टर से कंसल्ट करना कहीं ना कहीं ज़रूरी रहना चाहिए। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जैसे शुरुआत में जब ये मिर्गी के लक्षण होते हैं और जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, कई बार हमारा जो शरीर अकड़ सा जाता है,
तो उस सिचुएशन में ये तुरंत इलाज किस तरह से जो हम अपने घर में या उस वक्त उस कंडीशन में किस तरह का इलाज दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिर्गी का प्राथमिक उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में है। जी कोई लोग बोलते हैं जूता संघा जी दो, जी जी और कोई बोलते हैं कि मुंह में पानी डाल दो। तो मैं अपने आज हमारे दर्शकों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा हो रहा है तो आप किसी भी तरह से बिना दवाई के उस दौरे को रोक नहीं सकते हैं, जी वो होकर ही रहेगा। जी तो अधिकतर दौरे 1 से 1.5 मिनट के लिए रहते हैं। जी अब उस दौरान व्यक्ति की दांत भीग जाते हैं, कई बार उसमें जीभ बीच में आ जाती है, जीभ कट जाती है। लोग सोचते हैं कि हम किसी प्रकार दांत खोल दें तो शायद दौरा रुक जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो उनके मरीज के जो रोगी के जो संबंधी हैं वो अपनी उंगली हाथ डाल देते हैं तो उनका हाथ भी कट जाता है। जी जी और कई लोग चम्मच डाल देते हैं तो मरीज का दांत टूट जाता है। जी जी तो ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें मिर्गी के रोगी को जब दौरा पड़ रहा है क्या करना चाहिए, उसे आप करवट देकर डरा दें, किसी भी तरफ दाईं या बाईं करवट देके लिटा दें, ताकि कई बार मिर्गी में उल्टी आ सकती है। यदि व्यक्ति सीधा लेटा है तो वो उल्टी जो है कई बार सांस की नली में जा सकती है। तो यदि व्यक्ति करवट लेके लेटा होगा तो कम से कम जो भी उल्टी है उस साइड से बाहर निकलेगी। दूसरा, यदि वो किसी ऐसी वस्तु के पास है जहाँ से उसे चोट लग सकती है, जैसे आग के पास है या बेड में कहीं नोकेली कोने के पास है या ऐसी चीज़ जिससे ऊंचाई पे है, तो उसे वहाँ से सिर्फ दूर कर दें और उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दें। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पैर मालिश करने की ज़रूरत है, ना कोई जूता सुंघाने की ज़रूरत है। 1 से 1.5 मिनट में वो दौरा, अधिकतर दौरे 90% दौरे 1 से 1.5 मिनट में स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद रोगी थोड़ी देर के लिए भ्रमित, कंफ्यूज रह सकता है और अधिकतर जो है 15-20 मिनट में ठीक हो जाते हैं। परंतु कुछ लोगों में दौरा 5 मिनट से भी अधिक चल सकता है, या हो सकता है कि एक दौरा आया फिर होश आई नहीं और तुरंत दूसरा दौरा शुरू हो गया। इस अवस्था को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं और ये एक इमरजेंसी है। ऐसे मरीज को तुरंत चिकित्सालय ले जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दूसरे को भी ले जाना चाहिए, परंतु जब तक वो चिकित्सालय पहुंचते हैं अधिकतर वो ठीक हो चुके होते हैं। सिर्फ हमें उनमें कारण ही जानना होता है कि पड़ा क्यों और दवाई किस प्रकार दें। परंतु जिनको दौरे जो हैं 5 मिनट से भी अधिक चल रहे हैं या बिना होश आए तुरंत दूसरा दौरा आ जा रहा है, उनको दौरे की वजह से मस्तिष्क में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तुरंत दौरे रोकने वाले उपचार किए जाएं, ताकि उनका जो स्थायी मस्तिष्क को क्षति हो सकती है उसे हम रोक सकें। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत चिकित्सालय ले जाना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऐसे जो संबंधी उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं कि हमारे जो संबंधी है उसे हार्ट अटैक आ रहा है या मिर्गी का दौरा आ रहा है। तो इनमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस रहेगा, ताकि इसे पता चल सके कि हार्ट अटैक है या मिर्गी का दौरा है? अधिकतर तो हार्ट अटैक से कोई इसको भ्रमित नहीं करता है। वो सोचते हैं कोई भूत प्रेत इत्यादि आ गया है, कोई देवी देवता। अधिकतर तो हमने यही देखा है कि हार्ट अटैक से कोई इसको कभी कंफ्यूज नहीं करता, बस कि क्योंकि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए एकदम बदल जाता है, हाथ पैर ऐंठ गए, थोड़ी देर के लिए आवाज़ कुछ भिन्न सी हो गई, मुंह चुप हो गया है, हाँ दांत कस गए हैं, झाग आ रही है मुंह पे, तो ऐसा लगता है कि कोई आवेश हो गया इसमें। तो इसीलिए आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी लोगों में यह बहुत अधिक धारणा है कि कोई भूत प्रेत किया कराया जो हम देखते रहते हैं, और लोग उसमें ही समय व्यर्थ करते रहते हैं। रोगी जो हैं दौरे पे दौरे पड़े जा रहे हैं, जिसका इलाज उपलब्ध है। हमने तो नित्य प्रति देखते हैं कि दौरे पड़ते रहे, वो बस पूजा पाठ और उसी में लगे रहे। कई बार दौरे पड़ के गाँव के लोग अपने आग में गिर गए, झुलस गया शरीर, गंभीर बीमारियां, गंभीर चोटें लग गई। तो इसका आज के वैज्ञानिक युग में भी अगर मिर्गी को हम इस प्रकार से देख रहे हैं और इसके बारे में ये भ्रांतियां रख रहे हैं, तो इससे अधिक दुखदायक बात क्या हो सकती है। जी, अगर हम डॉक्टर साहब हम बात करें अब डायग्नोसिस और टेस्ट की, तो मिर्गी जो रोग है उसके डायग्नोसिस और टेस्ट किस प्रकार के रहते हैं, जिससे पता चल सके कि हमारे जो संबंधी हैं, हमारे इस रोगी को जो मिर्गी की समस्या देखने के लिए मिल रही है? हाँ, इसमें भी मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा, जिसमें जो संबंधी हैं, जो परिजन हैं, वो हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। जी, जो मिर्गी है, हम ये कहते हैं कि एपिलेप्सी और सीजर इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल मतलब लक्षणों के आधार पे। ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि ये जांच ठीक है इसलिए ये मिर्गी नहीं है। जी, तो सभी टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी व्यक्ति को मिर्गी हो सकती है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उस समय जब दौरा पड़ा हुआ क्या, जी,
कैसे शुरू हुआ, कैसे शरीर ऐंठा, क्या क्या हुआ। तो उस समय होता ऐसा है कि लोग हड़बड़ा जाते हैं, वो मालिश करने, इधर उधर करने में समय में। तो सबसे जो एक हमें सहायता करने वाली बात जो परिजन कर सकते हैं, आजकल सबके पास फ़ोन उपलब्ध है, एक वीडियो बनाएं जी, कि व्यक्ति को या बच्चे को उस समय क्या हुआ। उस वीडियो से फिर हमें 10 लोगों से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, कैसे, वो सामने एक और उससे बहुत अधिक आसान हो जाता है। क्योंकि होता यह, जैसे मैंने बताया, मिर्गी का दौरा 1 से 1.5 मिनट का होता है, और कई बार मिर्गी का दौरा 6 महीने में एक बार भी पड़ सकता है, कईयों को उसमें 1 महीने में भी पड़ सकता है। तो जब रोगी हमारे पास आता है वो बिल्कुल ठीक होता है। सिर्फ उनके बताए हुए लक्षणों के आधार पर ही हमें ये निर्णय करना पड़ता है कि वो मिर्गी का दौरा था कि नहीं था। अब रोगी उस समय बता नहीं सकता, क्योंकि रोगी तो बेहोश हो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसे हुआ क्या। तो जो आसपास के परिजन हैं, जो लोग हैं, वही एकमात्र हमें बता सकते हैं कि उस समय लक्षण क्या हुए। और अगर एक वीडियो मैं सभी दर्शकों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाना चाहूँगा कि किसी को भी इस प्रकार के आपको लग रहा है कि कुछ लक्षण हो रहे हैं जो समझ नहीं आ रहे, आप बस एक वीडियो बनाइए और उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जहाँ तक जांच की सवाल है, जो मुख्य टेस्ट हैं, एक तो हमारा EEG टेस्ट होता है जो हम मिर्गी में करते हैं, और एक CT स्कैन या MRI हम कर सकते हैं, और खून के कुछ जांच करते हैं, क्योंकि खून में भी कई चीज़ें हैं, शुगर हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, इनकी मात्रा कम या अधिक होने से भी दौरे पड़ सकते हैं। परंतु ये, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे टेस्ट ठीक होने के बावजूद भी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो EEG टेस्ट है, जिसके आधार पर हम मिर्गी का डायग्नोसिस करते हैं, तो 50% मिर्गी के रोगियों में EEG टेस्ट नॉर्मल होता है। तो इसलिए न केवल टेस्ट, परंतु उस समय फिनोमिना क्या हुआ, जिससे हम सेमियोलॉजी बोलते हैं कि हुआ क्या, वो जानना बहुत आवश्यक रहता है। इसलिए मैं दर्शकों से फिर से अनुरोध करूंगा कि किसी को भी ऐसे लक्षण हो, एक आप वीडियो अवश्य बनाइए, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात करना चाहेंगे उपचार के बारे में। तो मिर्गी के रोग का क्या उपचार संभव है, और इसके उपचार में कितना समय लगता है? अक्सर जब भी जो छोटे बच्चों को मिर्गी का जो दौरे पड़ते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद ये सारी उम्र भर तक साथ रहेगा। तो इसके उपचार से क्या बच्चे ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। जो मिर्गी है, इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिस वजह से लोग इस बीमारी को छुपाते हैं। हमें दिखाने के बजाय छुपाते हैं कि किसी को पता ना लग जाए, कि कहीं कुछ दवाई शुरू ना हो जाए, कहीं दवाई से उम्र भर ना चल जाए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी है वो कोई लाइलाज रोग नहीं है। अब आप किसी को बुखार होए और आप उसको टेस्ट कराने घर में छुपा के रखो कि नहीं जी दिखाना नहीं, कहीं कुछ निकल ना जाए, तो वैसा ही मिर्गी के रोगियों के साथ हो रहा है। एक तो मिर्गी की समस्या है उनको, ऊपर से उन्हें एक कलंक की दृष्टि से, एक हीन भावना से देखा जाता है। तो इसलिए मिर्गी के रोगियों के साथ जो पक्षपात है, वो एक और अलग एक सामाजिक इसका दुष्प्रभाव है। मिर्गी के रोगियों को ना केवल अपना रोग झेलना पड़ता है, बल्कि जो सामाजिक पक्षपात है, उनके साथ हीन भावना, उनको एक कलंकित व्यक्ति की तरह देखा जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है उनके जीवन में। उन्हें जिससे व्यवसाय में समस्या आती है, अपने परिवार शुरू करने में, अपने विवाह इत्यादि में बहुत सी ऐसी समस्याएं उनको आती हैं। तो मिर्गी का इलाज संभव है, परंतु मिर्गी का कारण जानना बहुत ज़रूरी है, और उपचार कारण के आधार पर ही होता है। और कब तक मिर्गी की दवाई दी जाएगी, ये भी कारण पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सभी को 3 साल का कोर्स ही है। एक ये भी धारणा है कि 3 साल का कोर्स करना होता है, फिर दवाई खत्म। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी की उपचार की जो ड्यूरेशन है, जो समय सीमा है, वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। अब कोई टीबी का बुखार है, उसमें 6 महीने दवाई खानी पड़ती है। कोई टाइफाइड का बुखार है, उसमें 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खा के आप ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से मिर्गी भी है। अब कई मिर्गियाँ ऐसी हैं जिसमें हम दवाई देते ही नहीं, हमें पता है कि ये इस उम्र में शुरू होती हैं, इतने उम्र में अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ मिर्गी के प्रकार ऐसे भी हैं जिनमें जीवन पर्यंत दवाई खानी पड़ती है। तो सबके लिए हम कहें कि नहीं ये सब कोई उम्र और खानी है, या किसी को 3 महीने या 3 साल ही खानी, नहीं, ये व्यक्ति विशेष की मिर्गी के कारण पर निर्भर करेगा। परंतु ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी दवाई अधिकतर लंबे समय तक ही चलती है। कम से कम 2 साल तो हम अधिकतर लोगों को मिर्गी की दवाई देते ही हैं।
और उसके बाद दवाई देनी है या नहीं ये कारण पे निर्भर करता है, हम फिर से जांच करते हैं। परंतु 80% लोग जो हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के, वो 2 साल के कोर्स के बाद पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। जी तो ये एक अच्छी बात है कि 80% लोग पूरे ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी श्रेणी है जी जिनमें कारण ऐसे रहते हैं, कुछ श्रेणी ऐसी भी है जो दवाइयों से ठीक ही नहीं होते, फिर उन्हें सर्जरी और अन्य उपचार की तरफ जाना पड़ता है। परंतु मिर्गी का उपचार उपलब्ध है जी और ऐसा नहीं है कि सभी को जीवन भर दवाई खानी है, और एक मिर्गीग्रस्त व्यक्ति भी एक सामान्य सफल जीवन जी सकता है। जी अगर हम अपने इतिहास में देखें तो बड़े बड़े जो सेना नायक थे, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर, ये मिर्गीग्रस्त थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, नेपोलियन, लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, ये मिर्गी से ग्रस्त थे। आज भी देखें हमारे प्लेयर जॉन्टी रोड्स इत्यादि, या हमारे म्यूजिशियन जॉन एल्टन हो गए, ये सब मिर्गी के रोगी रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं मिर्गी के मरीजों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि मिर्गी की वजह से आप अपने सपने जीवन के पूरे ना कर सकें, बशर्ते आप दवाई उपचार जो है वो सही प्रकार से लें, और जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उनका ध्यान रखें। जी अक्सर जब भी मिर्गी रोग की समस्या के बारे में बात की जाती है तो महिलाओं को एक खास तरह का एक समस्या देखने के लिए मिलती है। क्या मिर्गी रोग के कारण महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी समस्या आ सकती है? ये अपने आप में पूरा एक अलग विषय है कि महिलाओं में मिर्गी से क्या क्या समस्याएं आती हैं। बिल्कुल, एक तो शारीरिक समस्याएं हैं ही, जो मिर्गीग्रस्त महिलाएं हैं उन्हें गर्भाधान में थोड़ी समस्या आती है, और गर्भ ठहर भी जाए तो गर्भ के दौरान ही उनमें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जो माता की मृत्यु हो जाए, वो 4 गुना अधिक है नॉर्मल पॉपुलेशन से, और जो उनके बच्चे हैं उनमें भी उनका वज़न कम होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये समस्याएं अवश्य हैं, परंतु इसका एक सामाजिक पक्ष जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। सबसे पहले तो जिस महिला को या बेटी को मिर्गी की समस्या, उसका विवाह ही सबसे कठिन, हमारे समाज में तो बड़ा ही कठिन है। हमारे, मैं नित्य प्रति ऐसे मरीज देखता हूँ कि विवाह तय हुआ और उन्होंने जैसे ही पता चला कि उन्हें मिर्गी की समस्या, विवाह टूट जाता है। तो इससे हमारे जो मिर्गीग्रस्त रोगी बहुत निराश होते हैं। परंतु अब यदि किसी को बुखार हो जाए और उनको पता चले कि इसे बुखार हुआ, तो क्या वो शादी तोड़ देते हैं? या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पर क्यों फिर मिर्गी के रोगों के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे समझ नहीं आता। ये हमारी जागरूकता के अभाव को दिखाता है कि हम जो है आज भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं, जबकि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो उनके विवाह में ही कठिनाई आती है, फिर विवाह हो जाए तो गर्भाधारण में जो कुछ तो दवाइयाँ भी हैं उनके भी दुष्प्रभाव रहते हैं। परंतु यदि उस समय पर ठीक समय पर हमारे साथ संपर्क में रहें तो 90 से 95% मिर्गीग्रस्त जो स्त्रियां हैं वो सामान्य गर्भाधारण और वो कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जिनके बुरे असर ज़्यादा हैं, हम उनको बदल सकते हैं। परंतु दवाई के अलावा यदि दौरे गर्भवती स्त्री को पड़े तो उससे बच्चे को ज़्यादा नुकसान है। दवाइयों के बजाय दौरे से ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए स्त्रियों में जो है एपिलेप्सी एक विशेष रूप से उनके लिए कठिन समस्या बन जाता है। और अगर हम दूसरा भी देखें, कुछ समय पहले तक कानूनन ये कानून था कि एपिलेप्सी होना एक डाइवोर्स का रीजन है। हमारे कानून में था। देखिए क्या हमारा कानून उनके साथ कितना भेदभाव कर रहा था। ये कुछ समय पहले ही ये कानून निरस्त हुआ है, बहुत ज़्यादा अधिक समय नहीं हुआ है। एपिलेप्सी वाज अ रीजन फॉर गिविंग अ डाइवोर्स। तो अब समय के साथ जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो हमारे नियम भी कुछ बदल रहे हैं। अब जैसे एक और मैं आपको नियम बताऊं कि जिस व्यक्ति को एपिलेप्सी है वो ड्राइव नहीं कर सकता। अब चाहे उसे कानून के हिसाब से अगर उसे एक भी दौरा पड़ा है जिंदगी में कभी, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सच्चाई से अगर बनाए तो नहीं बन सकता। तो हमें ऐसे कानूनों को बदलने की जरूरत है। यदि व्यक्ति दवाई खा रहा है, उसके दौरे बिल्कुल नियंत्रित हैं, और अगर चिकित्सक प्रमाणित करता है कि हाँ ये दौरे इसके अब नियंत्रित हैं, अभी ड्राइव कर सकते, उससे क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि जो कमर्शियल ड्राइवर हैं, HRTC के ड्राइवर हैं, वो मिर्गी से ग्रस्त हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं।
तो जिनको बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए वो भी फिर झूठ बोलकर चलाते हैं। तो आप अगर एक ऐसा प्रावधान बनाएं, हमारे नियम ऐसा रहे, हमारे लॉ ऐसे बने जो रैशनल हों, तो हमारे मिर्गीग्रस्त रोगियों का जो जीवन है काफ़ी सरल हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कीमती समय दिया और हमें बताया कि आखिर मिर्गी रोग का उपचार संभव है, किस तरह से इसका उपचार करना चाहिए, और एक समाज में जो इसकी जो मिथ्स बने हुए हैं उसके बारे में बताया, और कितना हमें इसके लिए जागरूक रहना चाहिए उसके बारे में बताया। तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।